अडैप्टेशन। सितंबर में नॉर्थ पोल का इलाका पृथ्वी के घूमने की वजह से सूरज से दूर हो जाता है और सर्दियों का अंधेरा छाने लगता है। आधा अक्टूबर बीतने तक दुनिया का ये छोर अंधेरे में डूब जाता है और आर्कटिक सर्कल के ज्यादातर इलाके में रोशनी की सिर्फ कुछ झलकियां ही दिखती हैं। और उत्तरी कनाडा में समंदर के पास का पानी जमकर बर्फ में तब्दील होने लगा है। जल्द ही यहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। लेकिन पोलर बेयर्स जैसे कि ये माँ बाहर निकलकर शिकार करने के लिए सील्स को ढूंढ रहे हैं। ये और इसके बढ़ते बच्चे हर रोज खाने की तलाश में तकरीबन 30 किलोमीटर तक घूमते फिरते हैं। इनके पैरों तले सिर्फ कुछ मीटर दूर वो शिकार है जिसकी इन्हें अपने गुजारे के लिए जरूरत है। आर्कटिक सील्स आराम से 45 मिनट तक पानी के अंदर रह सकती हैं, क्योंकि बाहर आते ही उनके सिर पर खतरा मंडराने लगता है। लेकिन आखिरकार उन्हें सांस लेने ऊपर आना पड़ता है। अब पहले कौन किसे देखेगा? शिकार और शिकारी के बीच का ये खेल हजारों सालों से चल रहा है। बेर इंतजार कर रही है। सील सांस लेने बाहर जा रही है। ये उसकी आखिरी सांस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेर और सील नहीं है। एक आर्कटिक फॉक्स पोलर बेर के साथ चल रहा है ताकि बेर का पेट भरने के बाद बचा हुआ खाना खा सके। ये काम मुश्किल है, लेकिन इससे बहुत फायदा भी हो सकता है। लेकिन बेर को फॉक्स फूटी आंख नहीं सुहाता। आर्कटिक इलाके की जबरदस्त ठंड ने इन तीनों की किस्मत एक दूसरे से जोड़ दी है। लेकिन ये पोलर बेर इस इलाके की रानी है। यहाँ के मौसम या किसी जानवर से इसे कोई खतरा नहीं है। यहाँ जीने के लिए इसने शरीर में सिर से पैर तक खास खूबियां पैदा की हैं। शरीर पर 2 लेयर्स में उगे बाल इसे गर्म और सूखा रखते हैं। वो इसके सिर, शरीर और पैरों को गर्म रखते हैं, यहाँ तक कि इसके बड़े बड़े पंजों को भी। इसके पंजों पर मौजूद ये बाल इसके पैरों के लिए स्नो शूज जैसे हैं। ये इसके भार को पूरे पैरों पर फैलाकर इसे बर्फ पर फिसलने और गिरने से बचाते हैं। इसलिए ये समंदर पर चल पाती है, जो कि ठंड से जम गया है। इसका हर एक बाल सिलेंडर के आकार का है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये बाल गर्म हवा को इसकी खाल के पास जमा करके इसके शरीर को गर्म रखते हैं। और इसे ये खूबसूरत कैमोफ्लेज मिलता है, जो शिकार करते वक्त बर्फ में छुपने में मदद करता है। बेर को एक सील दिखी जो अभी बाहर आई है। बेर को एकदम चुपके से आगे बढ़ना होगा,
इसका कैमोफ्लेज इसकी मदद करेगा। लेकिन सील ज्यादा देर तक बर्फ पर नहीं रहती और तुरंत वापस पानी के अंदर लौट जाती है। ये बेर अभी भी इस बर्फीले इलाके में खाने की तलाश में घूमती रहेगी। लेकिन इस सब में ज्यादा नुकसान छोटे आर्कटिक फॉक्स का हुआ, क्योंकि उसने पोलर बेर के साथ चलने में काफी ताकत खर्च कर दी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो भूखे पेट रह गया। पृथ्वी के उत्तरी छोर पर सर्दी के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। नॉर्वे से 2000 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ खूबसूरत स्वालबार्ड आर्किपेलागो है। यहाँ ठंडे आर्कटिक ओशन करंट्स का पानी अटलांटिक से आने वाले गर्म करंट्स के पानी से मिलता है, इसलिए ठंड के वक्त समंदर में कुछ जगहों पर बर्फ जम जाती है। आर्कटिक सर्कल की ठंडी हवाओं का सामना करते हुए एक वॉलरस माँ और उसका बच्चा साथ में लेटे हैं। समंदर में जमी बर्फ समंदर के पानी के मुकाबले ज्यादा ठंडी होती है और यहाँ लेटकर ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन यहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। इन विशाल वॉलरस का शिकार दो ही जीव करते हैं, पोलर बेयर्स और किलर व्हेल्स। और सर्दियों में किलर व्हेल्स बड़े बड़े झुंड बनाकर उत्तरी समंदरों में खाना ढूंढने आती हैं। लेकिन भूख मिटाने के लिए वॉलरस को पानी में उतरना पड़ता है और किलर व्हेल्स से सामना होने का खतरा उठाना पड़ता है, क्योंकि पानी में ही उन्हें वो शेलफिश मिलेंगी जिन्हें खाकर वो सर्दियों में अपना पेट भरते हैं। इतना खतरा होने के बावजूद वॉलरसेस अपनी ज्यादातर जिंदगी पानी में शिकार करते हुए बिताते हैं और ठंडी बर्फ पर सिर्फ बीच में आराम करने आते हैं। लेकिन वो ऐसे मुश्किल हालात में भी बड़े आराम से रह सकते हैं। उनके पूरे शरीर पर उन्हें गर्म रखने वाले ब्लबर की परत होती है, जो 15 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है। कानों की जगह बस छोटे छेद होते हैं। बड़े कान नहीं होते तो शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाती। पानी में उनका टॉर्पीडो जैसा शेप बेहद काम आता है। वो तेजी से तैर सकते हैं और खतरा आने पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। वॉलरसेस अपने लंबे मजबूत दांतों की मदद से सांस लेने के लिए बर्फ में छेद बनाते हैं या अपने विशाल शरीर को घसीटकर सूखी जगह पर ले जा सकते हैं। और अपना खाना ढूंढने की कोशिशों के बीच वो यहीं आराम करते हैं। जब आर्कटिक सर्कल का समंदर ठंड से जमता है, तब यहाँ रहने वाले सभी समुद्री जीवों को एक ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बर्फ। लेकिन हर एक जीव ने यहाँ की मुश्किलों से निपटने के लिए अलग अलग और अनोखे तरीके ढूंढ लिए हैं। यहाँ सर्दियों में कनाडा और वेस्टर्न ग्रीनलैंड के बीच के इलाके में समुद्री पानी एकदम सख्त बर्फ बनता जा रहा है। इन नार्वल्स के लिए ये बर्फ जानलेवा साबित हो सकती है।
नार्वल्स को सांस लेने के लिए बार बार ऊपर आना पड़ता है, लेकिन अगर उन्हें बर्फ के बीच बाहर आने की जगह ना मिले तो वो नीचे ही अटक जाएंगे और सांस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए इन नर नार्वल्स के ये अनोखे स्पाइरल टस्क्स उनके बहुत ज्यादा काम आते हैं। कभी कभी इन्हें समंदर का यूनिकॉर्न कहा जाता है और वैज्ञानिकों ने पता किया है कि नार्वल का टस्क दरअसल एक दांत है जिससे वो बहुत कुछ महसूस करते हैं, क्योंकि उसमें 1 करोड़ नर्व एंडिंग्स होती हैं। लेकिन ये दांत खाने के लिए नहीं होता, बल्कि माना जाता है कि ये 3 मीटर लंबा टस्क पानी का खारापन और तापमान नापने के लिए सेंसर का काम करता है। इसीलिए इसकी मदद से ये करिश्माई जीव पानी में ऊपर आकर सांस ले पाते हैं। नावल की करीब की रिश्तेदार बेलुगा व्हेल भी बहुत ही दिलचस्प है। ना तो नावल और ना ही बेलुगा के पास पीठ के ऊपर फिन्स होते हैं। इससे उनके शरीर का सरफेस एरिया कम होता है और शरीर की गर्मी बाहर कम जाती है, और फिन के बीच में ना आने की वजह से वो बर्फ की चादरों के करीब तैर सकते हैं और सांस लेने के लिए छेदों तक पहुंच सकते हैं। बेलुगा व्हेल्स इस काम में कैमोफ्लेज का भी सहारा लेती हैं। जहां नर नावल पानी की सतह पर आसानी से दिख जाता है, वहीं बेलुगा व्हेल्स आर्कटिक की बर्फ के बीच आसानी से नहीं दिखती। उनके जन्म के बाद अब जाकर उनकी स्किन ग्रे से बदलकर चमकदार सफेद रंग की हो गई है, जिसकी मदद से वो शिकारी जीवों की आंखों में धूल झोंकती हैं। जब वो पानी के अंदर जाकर वापस ऊपर आती हैं, तो शिकारी जीवों को लगता है कि वो पानी में बहुत छोटे बर्फ के टुकड़े हैं। आर्कटिक सर्कल के ज्यादा गहरे पानी वाले कुछ इलाकों में सर्दियों में समंदर में जमने वाली बर्फ 10 मीटर मोटी हो सकती है। उसके नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसीलिए जरा भी गर्मी नहीं होती। लेकिन इस 100 साल की ग्रीनलैंड शार्क के लिए ये ठंडा पानी ही सबसे फायदे की चीज होती है। आमतौर पर समंदर के तल के पास रहने वाले ये जीव ज्यादातर वक्त सतह से 2 किलोमीटर नीचे तक की गहराई में बिताते हैं, और कोई भी शार्क साल भर इतने ठंडे पानी में जिंदा नहीं रह सकती है। बल्कि ग्रीनलैंड शार्क्स सर्दियों के वक्त भी जानबूझकर समंदर के सबसे ठंडे इलाकों में जाती हैं। वो यहाँ के शांत इलाके में चैन से रहती हैं, जिसमें जीवन पनपना मुश्किल है। उनका धीमा मेटाबॉलिज्म उनकी एनर्जी बचाता है। यहाँ के बहुत ही ठंडे पानी में गर्म रहने के लिए इस शार्क के शरीर में एक स्पेशल केमिकल कंपाउंड है, जो एंटी फ्रीज की तरह काम करके शरीर में बर्फ के क्रिस्टल्स नहीं बनने देता। और किसी भी वर्टिब्रेट की उम्र इस जीव जितनी लंबी नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये 500 साल तक जिंदा रह सकती हैं। इसके बावजूद माना जाता है कि ग्रीनलैंड शार्क की आबादी कम हो रही है और अभी उन्हें वल्नरेबल का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसका शिकार करने वाला कोई जीव नहीं है, इसलिए ये लाजवाब और खतरनाक मछली अपनी जिंदगी धीमी रफ्तार में ही जिएगी। बाहर चाहे दिन हो या रात, यहाँ समंदर की गहराई में रहने वालों के लिए माहौल कभी नहीं बदलता।
लेकिन बाहर जमीन पर शाम की कम होती रोशनी के साथ एक और छोटा दिन खत्म होता है और रात के अंधेरे में नॉर्थ पोल के पास के इलाके का असली रंग दिखता है। ये है ऑरोरा बोरेालिस। रोशनी की चमकती किरणें जो आसमान में नाचती हुई दिखाई देती हैं। ये सूरज की रोशनी में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होने वाले बदलावों का नतीजा है। रोशनी का ये हैरत अंगेज खेल दुनिया के 7 कुदरती अजूबों में से एक है। नॉर्दर्न लाइट्स जैसा जबरदस्त शायद ही कोई और कुदरती नजारा होगा। और यहाँ कनेडियन आर्किपेलागो के बर्फीले इलाकों में एक नए दिन की शुरुआत होते ही मस्क ऑक्सन के झुंड बर्फीली सतह के नीचे उगते लाइकन और फंगी को खाकर अपना पेट भरने लगते हैं। ये जीव सबसे ऊंचे दर्जे के एवोल्यूशन की बहुत ही शानदार मिसाल हैं। आखिरकार आखिरी आइस एज से अब तक जिंदा रहने वाली ये आखिरी प्रजाति है। मस्क ऑक्सन का शरीर उनके घने बालों से ढका हुआ होता है। उनके बाहर के बाल 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इतने लंबे बाल किसी जंगली जीव के नहीं होते। और उनके पास ठंड से बचने के लिए एक और औजार होता है, एक गर्म वुलन अंडरकोट जो 10 सेंटीमीटर मोटा होता है। और उनके शरीर का ये बक्से जैसा आकार उन्हें एवोल्यूशन के जरिए बर्फीली हवाओं से निपटने के लिए बना है। और आर्कटिक टंड्रा के बंजर इलाकों में यही वो खूबियां हैं जो उन्हें लंबे वक्त तक जिंदा रहने में मदद करेंगी। जाहिर है पोल्स दुनिया के वो हिस्से हैं जहां सर्दियों में सबसे ज्यादा मुश्किल हालात होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां सर्दियों में हालात उतने मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं। स्विट्जरलैंड जो आर्कटिक सर्कल से सिर्फ 2000 किलोमीटर साउथ की तरफ है, वहां सर्दियों के सबसे ठंडे महीनों में भी ताजा हवा और साफ आसमान देखने को मिलता है। यहाँ कई जीवों के पेट भरने की अनोखी तकनीकें और शरीर पर मोटे घने बाल होते हैं जिनकी मदद से वो सर्दियों में जिंदा रह पाते हैं। उन्हीं जीवों में से एक यूरेशियन ऑटर को ठंड और शरीर गीला होना दोनों मुसीबतों के साथ में जूझना पड़ता है। ऑटर्स होम्योथर्म्स होते हैं। इसका मतलब उन्हें अपने शरीर के तापमान को एक जैसा बनाए रखना पड़ता है और उसके लिए पानी में जब उनका शरीर ठंडा होता है तो उन्हें अंदर से गर्मी पैदा करनी पड़ती है। तो बर्फ के नीचे ठंडे पानी में जाने पर उनके शरीर का कोर टेम्परेचर इतना नीचे जा सकता है कि उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन उनका ऊंचे दर्जे का वाटरप्रूफ कोट उन्हें बचाता है। उनके बाहर की लेयर के बाल आपस में गुथे हुए होते हैं और उसके नीचे मौजूद अंडरकोट के बालों में हवा की एक परत रहती है जो उन्हें गर्म और सूखा रखती है।
ये ऑटर जब खाने की तलाश में गोता लगाते हैं तो लगभग 5 मिनट तक पानी में सूखे और गर्म रहते हैं। और जब वो शिकार या तैरने का काम नहीं करते तब वो ज्यादातर वक्त अपने बालों को संवारते हैं, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए। क्योंकि अगर उनके बाल गंदे हो जाएं, तो वो उनके शरीर पर हवा की परत नहीं बना पाएंगे और इस वजह से ये लाजवाब जानवर हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते हैं। यहाँ सपाट इलाके के पास ही स्विस एल्प्स नाम के पहाड़ हैं और सर्दियों में उत्तर से आने वाली ठंडी हवा और पश्चिम से आने वाली नम हवा इन पहाड़ों के ऊपर की तरफ जाती है। फिर यहाँ बर्फ पड़ती है जो पेड़ों और जमीन को ढक लेती है। और जंगल के इस अंधेरे में एल्प्स में इस अकेले लिंक्स को घूमता देखकर दुनिया भर के कॉन्जर्वेशनिस्ट्स के दिल को गहरी तसल्ली मिलती है। सिर्फ 50 साल पहले ये प्रजाति यहाँ खत्म हो गई थी, लेकिन एक स्विस री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम और देश भर में इनके शिकार पर बैन लगने से ये ठंड में रहने वाली कैट्स यहाँ फिर से दिखने लगी हैं। आज इस वयस्क लिंक्स के लिए ये सबसे शानदार जगह है। भले ही यहाँ लगातार बर्फ पड़ती है और हवा का तापमान -10 डिग्री है, लेकिन इसने खुद में जो खूबियाँ पैदा की हैं, उनकी वजह से ये यहीं चैन से जी सकता है। इसके नर्म और लंबे बाल इसे गर्म रखते हैं। इसकी पूंछ छोटी हो गई है ताकि उसे गर्मी बाहर न जाए और इस वजह से ये घने जंगलों में से बिना किसी अड़चन के या बिना किसी की नजर में आए आसानी से गुजर सकता है। और इसके बालों से ढके चौड़े पंजे बर्फ पर पकड़ बनाने और इसका वजन उठाने में मदद करते हैं, जिससे कि ये अपने शिकार का आसानी से पीछा कर सकता है। शिकार करना, सफर करना और अकेले रहना, जंगल में रहने वाले इस जानवर की खूबियों ने इसे यूरेशिया के सबसे शातिर शिकारियों में से एक बना दिया है। चाहे कोई जीव कहीं भी रहता हो, सर्दियों में एवोल्यूशन से पैदा हुई उनकी खूबियों का इम्तिहान होता है। उन्हें एनर्जी बचाकर रखना, शरीर के तापमान को बनाए रखना और खाना ढूंढना आना चाहिए। स्कैंडिनेविया में इस झुंड के रेनडियर्स ने स्मार्ट सीजनल कोट्स बना लिए हैं, जिनसे ये -20 डिग्री के तापमान में रह सकते हैं, जो यहाँ एक आम बात है। इस कोट में 2 लेयर्स होती हैं, अंदर गर्म और वूली लेयर और ऊपरी बालों की लेयर। और पोलर बेयर की तरह बाहर की लेयर के बाल खोखले होते हैं और ठंड को दूर रखने में मदद करते हैं। ये इतने अच्छे से काम करते हैं कि रेनडियर्स बर्फ पर लेट जाएं तो उनके नीचे की बर्फ नहीं पिघलती। अगर थर्मल इमेजिंग से देखा जाए तो इनके बालों के बैंगनी रंग के हिस्से लगभग ना के बराबर गर्मी बाहर छोड़ रहे हैं, इसलिए इनका कोर बॉडी टेम्परेचर कम नहीं होता। जो हिस्से सफेद और नारंगी हैं, वहां से शरीर की गर्मी बाहर जाने के आसार होते हैं। रेनडियर के पास एक काबिलियत होती है जिसे काउंटर करंट हीट एक्सचेंज कहते हैं। इसकी मदद से वो शरीर की गर्मी को घुमा लेते हैं ताकि दिल को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ के ज्यादातर जानवरों की तरह रेनडियर्स के रेटिना के पीछे एक टिश्यू की परत रोशनी को पलटती है ताकि वो अंधेरे में भी देख पाएं।
उनके पास एक ऐसी भी खूबी है जो किसी और मैमल में कभी नहीं देखी गई है। वो मौसम के मुताबिक अपनी आंखों का रंग भी बदल सकते हैं। गर्मियों में रेनडियर्स की आंखें सुनहरी होती हैं, लेकिन सर्दियों में उनकी आंखें गहरे नीले रंग की हो जाती हैं। इस तरह रंग बदलने से आंखों से बाहर जाने वाली रोशनी की मात्रा कम होती है और इस वजह से रेनडियर आसानी से गहरे अंधेरे में भी देख पाते हैं। इस वजह से वो सर्दियों में जब रोशनी कम होती है तब शिकारी जीवों को देख पाते हैं। इन रेनडियर्स में भले ही बहुत सारी अनोखी खूबियां हैं, फिर भी इनका जिंदा रहना इस बात पर निर्भर है कि यहाँ के विशाल कॉनिफर फॉरेस्ट सलामत रहें, क्योंकि वहीं से इन्हें खाना मिलता है और उसके अलावा ये जंगल उन्हें यहाँ के खून जमाने वाले तापमान और बर्फीली हवाओं से बचाने का काम करते हैं। इन पेड़ों की ऊंची डालियों पर भी सर्दियों में यहाँ डेरा जमाने वाले अनोखे जीव पाए जाते हैं और उन्हें भी यहाँ की ठंड से निपटना आता है। ठंड के वक्त इस उत्तरी इलाके में बहुत कम पक्षी रहते हैं, लेकिन जो रहते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। रंग बिरंगे पाइन ग्रोसबीक्स साल भर नॉर्दर्न अमेरिका के जंगलों और यूरेशिया के एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही घर बसाकर रहते हैं। ठंड में जंगलों में रहने वाले ज्यादातर पक्षियों की तरह ये भी इस तरह से कांपकर अपने शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और यहाँ के बर्फीले तापमान में जिंदा रहते हैं। हालांकि ये खाने की तलाश में लंबी दूरी तक सफर करते हैं, लेकिन पाइन ग्रोसबीक्स ये इलाका छोड़कर नहीं जाते। ये यहीं के फल, बीज, कलियां और बेरीज खाते हैं, जिनकी तादाद ठंड में कम होती है। एक और अनोखा पक्षी जो पाइन ग्रोसबीक जैसा दिखता है, लेकिन उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, वो है रॉबिन। पाइन ग्रोसबीक्स की तरह रॉबिन्स भी सर्दियों में इसी इलाके में रहते हैं और कहीं नहीं जाते। वो अपने पंख फुलाकर अपने छोटे शरीर के पास गर्म हवा को फंसाकर रखते हैं और बेरीज की मोम जैसी परत भी पचा सकते हैं, जो किसी जीव को पसंद नहीं आती। इसीलिए साल के इस वक्त इन्हें जो भी मिल जाए ये खुशी खुशी खा लेते हैं। इनका एसोफेगस लंबा होता है, इसीलिए ये तब तक बेरीज खाते हैं जब तक वो मिलती हैं और रात को सोने से पहले तक उन फलों को अपने गले में भर कर रख लेते हैं। जिन बोरियल फॉरेस्ट में ये मीठी आवाज वाले पक्षी रहते हैं, वहाँ कई पेड़ होते हैं, जैसे स्प्रूस, फर और पाइन, जिन्हें मिलाकर कॉनिफर्स कहा जाता है। और इन खूबसूरत जंगलों में सर्दियों में भी उतने ही साधन और उतना ही खाना मिलता है जितना कि गर्मियों में यहाँ पाया जाता है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर दूसरे पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं, लेकिन उनसे अलग कॉनिफर्स हमेशा हरे भरे रहते हैं। अक्सर उनकी डालियां बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई होती हैं, या कभी-कभी उन पर नाजुक आइस क्रिस्टल्स की परत मौजूद होती है। सर्दियों में जैसे हालात हों, उसके मुताबिक उन पर बर्फ जमती है। ठंड की मुश्किलों से निपटने के लिए कॉनिफर्स एक तरह का हाइबरनेशन करते हैं। वो सबसे ठंडे मौसम में बढ़ना बंद कर देते हैं। अपने अंदर की नमी को बचा कर रखते हैं, क्योंकि इस वक्त बारिश बिल्कुल नहीं होती। उनकी छोटी नीडल्स पर मोम जैसी परत होती है, जो अंदर के पानी को इवेपोरेशन के जरिए हवा में नहीं जाने देती। इस खूबी की वजह से वो सबसे ज्यादा ठंडे मौसम में भी आसानी से जिंदा रह लेते हैं।
फिनलैंड की बर्फीली सर्दियों के दौरान जंगलों के अंदरूनी इलाकों में ब्राउन बेयर रहते हैं। सर्दियों के वक्त इन बेयर्स के खाने लायक चीजों की बहुत कमी होती है। इसीलिए ठंडे मौसम और खाने की कमी से निपटने के लिए ये हाइबरनेट करते हैं। ये ब्राउन बेयर प्रेग्नेंट है और कुछ महीनों के अंदर ही ये 2 या 3 छोटे बच्चों को जन्म देगी। पतझड़ के दौरान इसने ढेर सारा खाना खाकर शरीर में फैट जमा किया, अपने रहने की जगह बनाई और अब ये चैन से आराम कर रही है। इसके शरीर में जमा फैट इसे सर्दियों में जिंदा रहने और अपने बच्चों को पैदा करने की एनर्जी देगा। अपने इस घर में ये अगले 6 से 7 महीनों तक ठंड से बचकर रहेगी और यहीं पर आखिर में इसके बच्चे भी पैदा होंगे। यहाँ आकर ये एक लाइट हाइबरनेशन या टॉपर स्टेट में जाती है, जिसमें ये बार बार सोती जागती रहती है। इसका खाना, पीना, गंदगी निकालना सब बंद रहेगा। इसका पल्स रेट, सांसें और शरीर का तापमान सब कम हो जाएंगे ताकि एनर्जी बची रहे। लेकिन ये एकदम चौकन्नी रहेगी ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी और अपने अजन्मे या नए जन्मे बच्चों की हिफाजत कर सके। ये बेयर्स की ऐसी प्रजाति है जो पृथ्वी के उत्तरी हिस्से की लंबी सर्दियों के मुश्किल हालात में आसानी से जी सकती है। इसका तरीका है कम से कम हलचल करना। फिनलैंड के इस जंगल में अब काफी वक्त तक अंधेरा रहेगा। दूर पूर्व की तरफ हिमालय में सूरज के उगने के साथ यहाँ के ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले जीवों के लिए अलग तरह की सर्दियों की शुरुआत हो गई है। जैसे आर्कटिक सर्कल में पोलर बेयर का राज चलता है, वैसे ही यहाँ समंदर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्नो लेपर्ड फूड चेन में सबसे ऊपर है। लेकिन जिन जानवरों का ये शिकार करता है, उनका ही शिकार वुल्व्स और हिमालयन ब्राउन बेयर्स भी करते हैं। यहाँ के लोग इन्हें द गोस्ट्स ऑफ द माउंटेन्स कहते हैं। वयस्क स्नो लेपर्ड्स हमेशा अकेले रहते हैं और हिमालय के पहाड़ों में खड़ी ढलानों, पथरीली चढ़ाई पर घूमते रहते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें इस इलाके में हवा की कमी की वजह से परेशानी नहीं होती। इनका सीना चौड़ा और मस्कुलर होता है, जिसकी वजह से ये हर गहरी सांस के साथ बहुत सारी ऑक्सीजन को अपने अंदर सोख लेते हैं और इनकी चौड़ी नाक से गुजरते वक्त हवा गर्म हो जाती है, फिर इनके फेफड़ों के अंदर पहुंचती है। इनके घने धब्बों वाले बाल कैमोफ्लेज के और यहाँ की जबरदस्त ठंड से बचने के काम आते हैं और इनकी मोटी पूंछ भी ठंड को दूर रखती है। स्नो लेपर्ड की ये खूबियां इसकी हिफाजत करती हैं और इन पहाड़ों के खतरनाक मौसम का इस पर कोई असर नहीं होता और दिन के आखिर में अच्छा खाना मिल जाए तो इसका दिन बन जाता है और ये हिमालय के पहाड़ों में भी चैन से रह लेता है।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे जैसे दिन लंबे होने लगते हैं, वैसे वैसे सर्दियों की जगह पहले बसंत और फिर गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। और पृथ्वी के इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर का मौसम भी अब जाकर धीरे धीरे बदल रहा है। यहाँ से दूर दक्षिणी पैसिफिक में न्यूजीलैंड में समंदर के पास के इलाकों और पहाड़ों पर बर्फ जमने लगी है और वहाँ एक बार फिर सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। और साउथ आइलैंड के एल्पाइन इलाके में एक किया सर्दियों के हालात का पूरा फायदा उठाना चाहता है। मिलजुल कर रहने वाले ये पक्षी साल के इस वक्त बड़े झुंड बनाकर रहते हैं और एक दूसरे को आवाज लगाकर अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखते हैं। नेशनली एंडेंजर्ड के दर्जे वाले किया दुनिया के इकलौते एल्पाइन पैरट हैं। जमीन पर घर बनाने वाले इन कियास को उन जानवरों से सबसे ज्यादा खतरा होता है जिन्हें इंसान यहाँ पर लेकर आए हैं, जैसे पॉसम्स और फेरल कैट्स। लेकिन ये अक्लमंद पक्षी, जिसे क्लेवर क्लाउन ऑफ द एल्प्स कहा जाता है, वो एक 4 साल के इंसानी बच्चे की तरह अपनी मुसीबतों से निपटता है। और ये अपनी शरारती और तबाही मचाने वाली आदतों के लिए मशहूर हैं। ऐसी हरकतों के बावजूद यहाँ के लोग इन्हें पसंद करते हैं। और इन्हें इनके अंदरूनी पंखों के नारंगी रंग की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके हरे रंग के बाहरी पंख इन्हें न्यूजीलैंड की जबरदस्त सर्दियों में भी गर्म रखने का काम करते हैं। ये सुदूर दक्षिण पैसिफिक जितना खूबसूरत है, यहाँ रहना उतना ही मुश्किल है, खासकर सर्दियों में। लेकिन यहाँ के सब अंटार्कटिक द्वीपों में कई जानवर रहते हैं जो इस वक्त समंदर और हवा की हलचल के बीच जिंदा रहते हैं। एक जानवर जिसने इन सर्दियों के मुश्किल हालात में जीने के लिए खास खूबियां पैदा कर ली हैं, वो है एल्बाट्रॉस। आगे आने वाली सर्दियों के महीनों में इस वयस्क मादा को यहाँ पर बहुत ही तेज ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ेगा। ये लगातार अपने पंख नहीं फड़फड़ा सकते, इसीलिए अपने 3.5 मीटर के चौड़े परों की मदद से हवा के बहाव के सहारे उड़ते हैं। उनके कंधों में मौजूद एक टेंडन इनके पंखों को फैलाकर एक ही जगह लॉक करने का काम करता है, इसीलिए ये ज्यादा ताकत खर्च किए बिना ही आराम से हवा में उड़ पाते हैं। अगर हवा चलती रहे तो ये बिना कुछ किए 9 दिनों तक भी हवा में उड़ सकते हैं और इस वक्त ये बड़े आराम से 5000 किलोमीटर तक का सफर कर लेते हैं। जब तेज हवा नहीं चलती, उस वक्त ये समंदर की सतह पर आराम करने लगते हैं और समंदर के पानी से प्यास बुझाते हैं। ये इनकी एक बेमिसाल खूबी है। इन लाजवाब पक्षियों के नाक के अंदर के हिस्से के पास एक सॉल्ट ग्लैंड होता है जो समुद्री पानी के नमक को अलग करता है। इस तरह इन्हें पानी की कमी नहीं होती और ये दक्षिणी समुद्री हवाओं पर सवारी करते हुए अपने लंबे सफर आसानी से तय करते रहते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों को ऑस्ट्रल विंटर भी कहा जाता है और सर्दियों में सबसे ज्यादा मुश्किल हालात दुनिया के सबसे दक्षिणी महाद्वीप अंटार्कटिका में होते हैं, जहां समंदर का पानी जमकर बर्फ में तब्दील हो जाता है।
साउथ पोल में सर्दियां बहुत ही मुश्किल लेकिन हैरत अंगेज होती हैं और यहाँ रहने वाले जीव भी हैरत अंगेज होते हैं। 1 मीटर से ज्यादा कद वाले पेंगुइन्स की दुनिया के ये दानव यानी एम्परर पेंगुइन्स सिर्फ दक्षिणी समंदर की बर्फ पर ही खाते, सोते और पूरा वक्त बिताते हैं। इनके विशाल झुंड बर्फ पर ही रहते हैं और ये कभी भी ठोस जमीन वाले मैदानों पर नहीं जाते। ये भले ही अजीब तरीके से चलते हैं, लेकिन इनके शरीर में सबसे जबरदस्त ठंड को भी सहने की ताकत होती है। इनके काले कोट जैसे दिखने वाले पंख इनके शरीर को तेज हवा से बचाते हैं। इनकी खाल में मौजूद पंखों की 2 नर्म लेयर्स और बाहर मौजूद छोटे आकार के पंख तब इनके काफी काम आते हैं जब यहाँ हवा 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। और भले ही ये पानी में तैरने वाले पक्षी हैं जो अक्सर गीले होते हैं, फिर भी पेंगुइन्स के पंख ठंड से नहीं जमते। इनकी पूंछ के पास एक ग्लैंड से तेल निकलता है और ये बाल संवार कर उसे शरीर पर फैलाते हैं, जिससे शरीर एक वाटरप्रूफ कवच बन जाता है। इनका ये बड़ा पेट ना सिर्फ सफर करने के काम आता है, बल्कि इन पेंगुइन्स के पेट में बहुत सारा ब्लबर होता है। और भले ही ये सबसे बड़े पेंगुइन्स हैं, लेकिन इनकी चोंच और इनके फ्लिपर्स दूसरे पेंगुइन्स के मुकाबले काफी छोटे होते हैं ताकि शरीर से कम गर्मी बाहर जाए। इनके पैरों पर पंख हैं जो इनकी एड़ियों को गर्म रखते हैं और इसीलिए ये बड़े आराम से बर्फ पर चल पाते हैं। पैरों के तलवे में जमा हुआ फैट -50 डिग्री तापमान होने के बावजूद इनके पैरों को ठंड से जमने नहीं देता। इन अद्भुत जीवों के पैर अंदर से ही गर्म रहने और फ्रॉस्ट बाइट से बचने की काबिलियत रखते हैं। साउथ पोल के पास रहने वाले पेंगुइन से लेकर आर्कटिक के पोलर बेयर्स तक इन सभी ठंडे मौसम में रहने वाले पक्षियों, मैमल्स और मछलियों में हैरतअंगेज एवोल्यूशन दिखाई देता है। इनके पास ठंड से बचने के एक से बढ़कर एक सीधे साधे लेकिन बहुत ही कारगर तरीके हैं और इसीलिए इन मुश्किल हालातों में रहने वाले जीव यहाँ की तेज हवा और ठंड और गहरे अंधेरे में भी बहुत अच्छे से जी लेते हैं।